आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी, उधर सियासी शतरंज की चालें, कौन सा मोहरा कहां चलेगा, बाजीगरों ने सर जोड़ लिए। बात करेंगे कि क्या गैस बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कराची तजावुजात 4 सालों में कुछ नहीं बदला, क्या 4 हफ्तों में तब्दीली आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी है, जो अब से कुछ देर पहले नैब की जानिब से अमल में लाई गई है। आज मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ जो ही इजलास से बाहर निकले, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बुध के रोज एहतसाब अदालत में उनको पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया है कि ख्वाजा आसिफ की सियासी हमदर्दियां खरीदने की कोशिश की गई। बड़ी अहम बात मरियम नवाज की जानिब, उनका यह कहना था कि सियासी हमदर्दियां खरीदने की कोशिश की गई, जिससे इनकार के बाद ही ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए नवाज शरीफ के साथ, मैं एक उम्र का साथ है हमारा और मेरी पार्टी भी मुत्तहिद है, मैं भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, उसके बयानिए के साथ खड़ा हूँ और आपको मुझे ये बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। वफ़ादार बाप का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज शरीफ के सवालात और मौजूदा हालात में यह गिरफ्तारी इंतहाई अहम है। इस गिरफ्तारी की वजूहात, गिरफ्तारी के जरिए पैगाम और किसके हुक्म पर गिरफ्तारी की गई है, इन तमाम तर सवालात का जवाब तो मरियम नवाज शरीफ ने दे दिया है। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, एंड उस वक्त जब एहसन इकबाल साहब की रिहाइशगाह के ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी था, इस मौके पर और इन मारूजी हालात में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब नैब पर भी बात करते रहे हैं, हुकूमत को भी आड़े हाथों लेते रहे हैं, लेकिन माजी करीब में अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल खामोश दिखाई दे रहे थे, कोई ऐसा बयान भी सामने नहीं आया है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी किसके लिए पैगाम है सर? मेरा ख्याल है सारी नून लीग के लिए पैगाम है, सारी अपोजिशन लीग के लिए पैगाम है। उसकी वजह यह है कि नून लीग में जो लोग मसालियत की बात कर रहे थे, जो मफाहमत की बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ उनमें शामिल थे और वो चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन जाहिर है उनकी भी नहीं सुनी गई, शहबाज शरीफ की भी नहीं सुनी गई और दोनों को जेल भेजा गया। इसका मतलब यह है कि नून लीग के किसी भी फरीक को पीटीआई की हुकूमत बिलखसूस ये नहीं चाहती कि वो सरवाइव करे। वो सबको एक दफा जेल की जो फजा है वो दिखाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी बाहर रहकर एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते बनाए। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, मरियम नवाज साहिबा ने जो अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात की है, वो कह रही है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने उनको पहले से बता दिया था कि उनसे राब्ते किए जा रहे हैं, सियासी हमदर्दियां बदलने की पेशकश की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमती अरकान की जानिब से ये राब्ते किए जा रहे होंगे या मुख्तदिर हल्के ख्वाजा आसिफ साहब से राब्ते कर रहे होंगे? मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास जाहिर है ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तो वो अपना नहीं सकते क्योंकि वो सियालकोट के शहरी हल्के से हैं, नून लीग का वोट बैंक है, वो पार्टी तब्दील भी नहीं कर सकते और वो पार्टी के करीब हैं, लेकिन उनकी सोच शहबाज शरीफ साहब के ज्यादा करीब थी और वो मफाहमती सियासत के ज्यादा जो है वो फेवर में है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, आपने देखा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इस वक्त में अगर कोई मुज़ाकरात की बात कर सकता है, कोई मफाहमत हो सकती है, तो वो शहबाज शरीफ साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जेल में है उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे वक्त में अगर ख्वाजा आसिफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मफाहमती किरदार अदा कर सकते थे, कोई नेशनल डायलॉग की अगर फ़ज़ा बनती है तो उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी जेल में चले गए हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या इस हवाले से मुख्तदिर हल्के और हुकूमत अब सेम पेज पर नहीं है? मेरा ख्याल है कि जब भी मुज़ाकरात शुरू होंगे तो शहबाज शरीफ साहब को जेल से बाहर निकाला जाएगा और मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च से पहले मुज़ाकरात शुरू होंगे
और जाहिर है मुक्तदर हल्के तो ओपनली भी और पसे पुश्त भी और सब ये चाह रहे हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, मुज़ाकरात हो। वो मुज़ाकरात की डेफिनेटली हमायत करते हैं। और दुरानी साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो भी सिर्फ अपने तौर पे नहीं मिले, उन्हें भी किसी न किसी की पुष्ट बनाई होगी। हो सकता है मुक्तदर कुव्वतें जो है उन्होंने उसको उनका इशारा दिया हो, इसीलिए वो शहबाज शरीफ से मिले होंगे। यानी मरियम बीबी जब ये तासुर दे रही हैं कि हुकूमत बौखलाई हुई है या हुकूमत खौफजदा है, दबाव का शिकार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हुकूमत को भी अब ये डर है कि मुक्तदर हल्के किसी दूसरी सियासी ऑप्शन की तरफ ना चले जाएं, या हुकूमत नहीं चाहती है कि बीच बचाव की राय इख्तियार की जाए, को मुज़ाकरात हो, मफाहमत हो और खुश उसलूबी से मामला तय हो जाए। जी, मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब का मुक्तदर हल्कों से तो कोई टकराव नहीं था, इसलिए ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ्तारी है उनको मुक्तदर हल्के, ये तो हो सकता है कि उनके इल्म में हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुक्तदर हल्के चाहेंगे कि वो गिरफ्तार हों और वो जेल में जाएं। ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान जरूर ये चाहते हैं कि उनके सारे अपोनेंट जो है वो जेलों में चले जाएं और जिस जिसके खिलाफ मुकदमे है सबको गिरफ्तार किया जाए। और वो ये बात छुपाते भी नहीं, सरेआम कहते हैं। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, मरियम बीबी ने भी कहा कि सिर्फ सिलेक्टर्स अगर पीछे हट जाए तो फिर हम जाने, अवाम जाने और ये हुक्मरान जाने। बिलावल साहब ने भी अब से कुछ देर पहले जो मीडिया से बात की है, फिर उन्होंने सिलेक्टर्स को पैगाम दिया है कि अगर आप पीछे हट जाएं तो इमरान खान जो है वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आपको लगता है कि ये जो पैगाम दिए जा रहे हैं आने वाले दिनों में वाकई कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और तैयारी हो रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है कि जिससे हुकूमत गिर जाए और सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हो। अभी तक ऐसा कोई आसार नजर नहीं आए। ये जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कोशिश की है कि वो फरीक के तौर पे नजर ना आए, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट को मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, पीडीएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खासतौर पे जेयूआई का जो बयानिया है उसमें काफी हद तक सख्ती दिखाई देती है। मरियम बीबी ने आज भी बड़ी जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी तरफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है और उसमें ये फैसले करते हैं कि हमने बाई इलेक्शंस भी लड़ने हैं, हम सेनेट इंतखाबात में भी जाएंगे और लॉन्ग मार्च के बाद अगर इस्तीफों के ऑप्शन की बात होती है तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद अगर वापस आकर लॉन्ग मार्च को लीड करते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं। आपको लगता है कि नून लीग और जेयूआई फे जो है बंद गली की तरफ जा रही है और बिलाखिर पीडीएम भी बंद गली में है? मेरा ख्याल है रास्ता निकल आएगा। ये देखें, सियासी पार्टियां हैं, अलग अलग इनकी स्ट्रेटजीज है। पीपल्स पार्टी 85 का इलेक्शन देख चुकी है, 83 के बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हैं देख चुकी है। उन्होंने बायकॉट किया था, उसके नतायज उनके हक में अच्छे नहीं निकले। 85 के नतीजे में ही नवाज शरीफ सामने आए, 85 के इंतखाबात में ही जुनेजो सामने आए और बिल आखिर उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो सियासी रास्ता था वो रोका। इसलिए पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कभी खाली स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए वो बाइकॉट या बाय इलेक्शंस का बाइकॉट ये नहीं करेंगे। वो सेनेट इलेक्शन भी हिस्सा लेंगे, वो बाय इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि उनका तजर्बा है कि खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तो सर, इससे ये तासुर लिया जाए कि ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों में एतमाद का फुकदान है, या जैसे आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी हो सकती है मुख्तलिफ जमातों की और बिल आखिर मंजिल एक ही है? जी, मेरा ख्याल है मंजिल एक है। जाहिर है इमरान खान को तो कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं। अपने अपने फायदे जरूर सोचेंगे, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जरूर सोचेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी तो अगर इमरान खान गिरता हो कि किसी एक मुश्तरका स्ट्रेटेजी से, तो उसमें वो हिचकिचाएंगे नहीं, वो गिरा देंगे। सवाल यह है कि अभी कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही कि ऐसी मुश्तरका स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे हुकूमत कल को गिर जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब सियासी चालों की बिसात खूब बिछी हुई है, हर फर्द सर जोड़े बैठा हुआ है। लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, ये शटर डाउन पर बात खत्म होगी। पीडीएम की आदत अजीब मखमसे का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम की दाई है तो हुकूमत भी ऐवान को मुकद्दम समझ रही है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों से पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दो अहम किरदारों यानी मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की क्या हैसियत होगी? सियासी शतरंज की चालें उलझती जा रही हैं। किसी को अपने वजीरों का जोम है तो कोई प्यादों के सहारे बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। इसी हवाले से हुक्मरान जमात यानी तहरीक इंसाफ ने काबीना का इजलास तलब किया। पीपल्स पार्टी की बड़ी क़ियादत भी सर जोड़कर बैठी। कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ।
जिसमें असेंबलियों से इस्तीफे और सिंध असेंबली की तहलील का मामला ज़ेरे गौर आया। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं ने असेंबलियों से इस्तीफे की मुखालिफत कर दी है। अरकान ने राय दी है कि पार्लियामान के फोरम को छोड़ना सियासी तौर पर बेहतर इकदाम नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने इजहार ख्याल किया है कि इस्तीफे सेनेट इलेक्शन की राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो इसके बाद आगे का लाएमल बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। प्लान बी क्या होगा यह सामने नहीं है। मरकजी मजलिस आमला के अरकान ने मौलाना फजलुर रहमान की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में गैर मौजूदगी पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि मकामी सियासत के पीछे मौलाना फजलुर रहमान ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी छोड़ दी और वो चाहते हैं कि उनके कहने पर असेंबलियां छोड़ दें। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा कि अब लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनना चाहिए। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तीफों पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी की आदत का मौक़िफ़ था कि जमहूरी कुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। हम नई PNA नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती है और वाहिद जमात है जो मज़ाहमती सियासत के लिए तैयार है। अब पीपल्स पार्टी के इसी मौक़िफ़ का इजहार इतवार के रोज़ साबिक सदर आसिफ अली अपने खिताब में भी किया था। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। जमहूरियती बेहतरीन इंतकाम और आज के इजलास के बाद महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरीका कार पर चलते हुए एहतजाज, धरनों, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बजाय जमहूरी अमल का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएगी, अपने उम्मीदवारों को शरीक करेगी और आसिफ अली जरदारी की राय के मुताबिक हुकूमत गिराने के लिए दूसरा यानी जमहूरी तरीक़ाकार इख्तियार करेगी। लेकिन हुकूमत का मानना है कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में तब्दीली के बायस PDM की आदत में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं और हालिया फैसलों ने PDM का बयानिया मिलिया मेट कर दिया है। हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी आप कहेंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने अकाबरीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने क्या राय पेश की है वो आपके सामने रखता है। हमें इस हुकूमत को पाकिस्तान के सड़कों पे चैलेंज करना चाहिए, अदालतों में चैलेंज करना चाहिए, पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए, पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए और हम समझते हैं कि PDM अगर मिल के मुकाबला करते हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब भी हो सकते हैं। PDM की दो बड़ी जमातों में ज़ाहिर इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, एक कशीदगी की सी फजा दिखाई देती है। आगे क्या होगा इस पर हुकूमत कितनी मुतमईन है और हुकूमती वज़रा की क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि PDM इस वक्त कहाँ खड़ी है, हुकूमती वज़रा की जानिब से जो बयानात दागे गए हैं उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने इनके सफ़े मातम बिछा दी है ये फैसला करके कि वो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और लॉन्ग मार्च का फैसला भी अभी उन्होंने नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में आज PDM में दरार पड़ गई है और सफ़े मातम होगी फजलुर रहमान के यहाँ। ये क्या हो गया? ये जाहिर होता है कि इनके अंदर ही खुद इतनी टूट फूट हो गई है कि अब ये हुकूमत को क्या गिराएंगे और हुकूमत से क्या इस्तीफे लेंगे। पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उनके जो फैसले हैं वो भी इस बात का सबूत हैं कि ये जो इस्तीफों का और ये जो घेराव जलाओ की जो बातें हो रही थी वो खुद दम तोड़ गई हैं। जरदारी साहब ने ये पैगाम दे दिया कि दूसरी जमातें खसूसन PMLN और मौलाना साहब ना हमें बताएं कि हमने क्या करना है, हमें डिक्टेट ना करें। तो जरदारी ने अपनी तकरीर में PDM का नजरिया जो था उसको मलिया मेट कर दिया। अब हुकूमती बयानात अपनी जगह, मगर आज मरियम नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तीनों तहफ़्फ़ुज़ात पर खुलकर बात की है। उन्होंने इजलास की खबरों पर तबसरे से इनकार किया, लेकिन मेंबरान असम्बली के इस्तीफों पर बात के साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्कानात की भी सख्ती से तरदीद की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक जब पूछा गया और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ की वापसी को इस्तीफों से मशरूत किया गया, उस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इस प्रेस टॉक के अंदर सवाल उन्होंने क्या जवाब दिया, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, वो भी आपके सामने रखता है। मैं गैर मुसद्दका इत्तलात के ऊपर मैं अपना कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी जब तक उनका कोई एलामिया जमात की तरफ से
या बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। किसी ने कोई वादा नहीं किया था, वादा सिर्फ ये था कि जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा, जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। आज वफाकी काबीना के इजलास में जहां दीगर फैसले हुए हैं, वहीं ऑपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए खुसूसी टास्क दिए गए। साथ ही साथ कौमी डायलॉग की जरूरत पर गुफ्तगू भी की गई है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज भी ऑपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन साथ ही शर्त भी आयद की थी कि मुज़ाकरात मुंतखब अवामी नुमाइंदों से होंगे, यानी मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज इस डायलॉग का हिस्सा नहीं होंगे। अब जिन मुज़ाकरात में दो अहम रहनुमा शरीक ना हो, तो क्या उनका नतीजा बारावर साबित होगा? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के इत्तेहाद पर माजी में भी सवाल उठाए जाते थे, क्योंकि दोनों पार्टीज का इत्तेहाद गैर फितरी करार दिया जाता रहा है। आज के इजलास में होने वाली गुफ्तगू में भी कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात किया। दोनों जानिब से क्या रिजर्वेशंस शो किए गए हैं, उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर है जो ऐसी रैली में जाएगा यहाँ के मेजबान ने और उसके तमाम वर्करों ने पत्थर उठाए हुए हो? इनके बयानात पे नहीं जाना चाहिए। एक बयान आज दिया होता है, कल दूसरा बयान होता है, कभी घसीटेंगे, कभी पांव पकड़ेंगे, हर चीज इनके लिए मुमकिन है। No, still maintain. I still have reservation against the gentleman जो नाम मैंने लिया है। On जरदारी साहब? Yes, I still have the reservation. तो ये आपको जरदारी साहब पे अभी भाई मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं, मैं तो बंदों की बात नहीं। आज हमारी पिछले 45 मिनट से डिस्कशन ये हो रही है। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन इट। Even today. ख्वाजा आसिफ मैं बार बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। अब पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की क़यादत के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों के मामले में इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सवालात उठ रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से राब्तों में मसरूफ है? क्या पीडीएम इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातों में बदएतमादी पैदा हो गई है? यकीनन ये सवालात बड़े अहम हैं और 1 जनवरी को पीडीएम का जो अहम इजलास रायबेड में होने जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर, यकीनन उसमें ये तमाम तर बातें डिस्कस होंगी। देखना यह है कि क्या तीनों जमातें, पूरी पीडीएम मिलकर सेनेट इंतखाबात में जाती है, बाई इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, या फिर इस्तीफों के मामले पर के ऑप्शन पर गौर किया जाता है। यकीनन ये बातें तय होना बाकी हैं और वक्त ही बताएगा कि पीडीएम की मुश्तरका स्ट्रैटेजी क्या सामने आती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर गैस बहरान सर उठा रहा है, हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है, लेकिन हुकूमत तमाम तर मलबा सूबाई हुकूमतों पर डाल रही है। ये क्या मामला है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान मुल्क में जब भी कोई बहरान आया, हुकूमत ने इस बहरान का मलबा साबिका हुकूमतों और सिंध की सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। साल की पहली तिमाही के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की वबा फैली तो वफाकी हुकूमत ने सिंध को इसका जिम्मेदार करार दिया। सारे का सारा मलबा सिंध हुकूमत पर डाला गया। गंदम का बहरान पैदा होता है तो वही रटे रटाए जुमले आवाम के पर्दा समाज से टकराते हैं, यानी इस बार भी सिंध हुकूमत ही कसूरवार ठहरती है। चीनी की किल्लत की जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत पर डाल दी जाती है। मौसम सरमा का आगाज होते ही मुल्क में गैस बहरान सर उठाता है, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, सड़कों पर मौजूद छोटी गाड़ियों के लिए भी ईंधन दस्तयाब नहीं होता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद सनतों का पहिया चलना शुरू होता है, वो भी गैस बहरान की जद में आकर रुक जाता है। आज भी काबीना इजलास में इस मामले पर खूब गर्मा गर्मी हुई। वफाकी वज़रा ने मुशीर तवानाई नदीम बाबर पर सवालात की बौछार कर दी, जबकि वज़ीर आज़म ने भी नदीम बाबर को गैस बहरान पर काबू पाने का टास्क दिया। साथ ही उन्हें बताया कि आवाम को जाकर असल हकायक बताएं। लेकिन हमने जब आवाम से राब्ता किया तो आवाम की क्या राय सामने आई, गैस बहरान के बाइस आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, वो अवामी राय आपके सामने रखते हैं कि खासतौर पर सिंध में आवाम गैस बहरान पर क्या कहता है। ये सारी है और इस वजह से ना हम नाश्ता सही बना सक रहे हैं, ना पानी गर्म सही हो सकता है। खाना बनाने वक्त ये है कि जब गैस खोलो जब वो धीमी गैस चलती है। हम लोग होटल से खाना खा रहे हैं, अब हम लोग जो कमा रहे हैं 500-600 रुपये हमारी दिहाड़ी है। 500-600 में हम 300-400 रुपए का खाना खा देते हैं, 200 रुपए में हम लोग क्या करेंगे। हम लोग मजदूर आदमी है, अब मजदूरी करें या बिल भरते रहे, बिजली का बिल ऐसा, गैस का बिल ऐसा, हम करें तो क्या करें। अब गैस बहरान से बेहाल आवाम का किस्सा तो आपने जान लिया, लेकिन दूसरी जानिब सिंध हुकूमत भी इस बहरान से परेशान दिखाई दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में बिलखुसूस कराची में गैस की किल्लत के बायस संगीन बहरान का खदशा जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम डिवीजन को सिंध के लिए फौरी तौर पर 15 से 16 MMCFD गैस मख्तस की जाए। वज़ीर आज़म को इरसाल करदा खत में वज़ीर आला ने तहरीर किया कि वफाकी हुकूमत के लापरवाह और गाफिलाना रवैये ने सिंध के अवाम को मौसम सरमा में बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि आज नदीम बाबर ने
इस खत को भी सियासी करार दिया है। आज शिबली फराज और नदीम बाबर कॉन्फ्रेंस में इस खत का जिक्र करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। क्योंकि जो सिंध चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, वो जानबूझ के एक सीरियस इकोनॉमिक इशू को सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, और ये नंबर्स उनके पास मौजूद हैं। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, जहाँ से भी गैस निकलती है, अगर सिंध से निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली सुई सदर्न को एलोकेट होती है, वो सुई नॉर्दर्न को नहीं होती। ये हमने पिछले 2.5 साल से ये प्रोसेस बना दिया हुआ है। तो अगर कोई ऐसी एलोकेशन हुई फेडरल गवर्नमेंट से कि सिंध की गैस सिंध से बाहर जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी हुकूमत, जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी, आप उसके फैसले को रिकग्नाइज नहीं करते। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन जब गवर्नमेंट में थी, जिसके साथ आपका इश्तराक था, आप उसके फैसले को रिकग्नाइज नहीं करते। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में आवाम गैस बहरान से निबरदाजमा है, सर्द मौसम में घरों में लकड़ियां जलाकर ईंधन की जरूरियात पूरी की जा रही हैं, कौमी मामलात पर सियासत समझ से बालातर है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हुकूमत को पहले से ही मालूम था कि मुल्क में गैस बहरान पैदा हो सकता है। हुकूमत खबर थी कि गैस बहरान सर उठा रहा है। खुद वजीर आजम इमरान खान की क्या राय थी, वो भी आपके सामने रखता है। जो मैंने देखी है, मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियां इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला। हल बड़ा सादा सा है। जब बहरान का पहले से इल्म था तो इसका हल तलाश करने में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा क्यों किया गया? 2.5 सालों के दौरान 17 किलोमीटर पाइपलाइन क्यों तामीर नहीं हो सकी? एलएनजी टर्मिनल्स की तामीर में ताखीर क्यों की गई? बर वक्त फैसले ना होने के बायस अब महंगी एलएनजी खरीदना पड़ेगी, जबकि आपको गैस बहरान का इल्म था। मुआहदे आपने करना थे, मंसूबे आपने लगाना थे, फैसला और एतबार आपके हाथ में था, तो आपने जानबूझकर ताखीर क्यों की है? तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं किए हैं? इस हवाले पावर थे लेकिन नहीं कर सके। इस ताखीर और मुजरिमाना गफलत का जिम्मेदार कौन है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत तमाम तर मलबा सिंध पर डाल रही है। सिंध से सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब आपके वक्त के लिए। शेख साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बदतरीन गैस बहरान का सामना है, और उस पर वजीर आला सिंध ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा, आर्टिकल 158 का जिक्र भी किया है। लेकिन आज जो वफाकी वज़रा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिबली फराज साहब मौजूद थे, नदीम बाबर साहब ने समझाने की कोशिश की कि अगर 1 साल के अंदर 17 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछा ली जाती तो शायद आज गैस बहरान का सामना ना होता। जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये एक इशू था जो राइट ऑफ वे के हवाले से उन्होंने 17 से बात की है किलोमीटर की, उसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन ये खत जो है पहली मरतबा नहीं लिखा। सीएम सिंध ने न सिर्फ खत लिखे बल्कि सीसीआई की मीटिंग में और मुख्तलिफ फोरम्स पे जब भी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर से हमने सिंध के लिए गैस की बात की और 158 को याद दिलाया कि पाकिस्तान के आइन 158 आर्टिकल के तहत पहला हक उस सूबे का है जहाँ से निकलता है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मरकजी हुकूमत आइन को भी मतलब भूल गई और न आइन पे अमल करना है न आइन वाली बात पे अमल करना है। सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए 2 वफाकी वज़रा शाम को आके टीवी पे बैठ जाते हैं और पूरी गलत इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी कौम को देते हैं वो लोग। और इसके लिए कई मीटिंग्स हुई, कई बातें हुई, कई दफा यहाँ वफाकी वज़रा आए, लेकिन इनकी नाअहली है और नाकामी है कि ये गैस के बहरान को हल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को तो चाहिए कि कम से कम अपने फेडरल डिवीजन जो है, पावर डिवीजन और जो पेट्रोलियम डिवीजन है, उसमें देखे कि मसला क्या है, क्यों गैस नहीं है। गैस मतलब इम्तियाज शेख साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत की तरफ से एट दिस पॉइंट इन टाइम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है जब मुल्क भर में बदतरीन गैस बहरान सर उठा रहा है? वो कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तमाम तर रिकॉर्ड, तमाम डेटा प्रोड्यूस किया गया और जो सिंध को शेयर मिल रहा है वो बिल्कुल वही है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर शेयर हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वजीर आला सिंध अगर खत लिखते हैं तो पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करती है सिंध हुकूमत। देखिए जी, अवाम के लिए, अवाम के मसले के लिए अगर बात करनी पड़ी, चाहे सियासत हो या गैर सियासी हो, हम जरूर करेंगे। और इनको मतलब ये बुरी क्यों लग रही है बात, अगर हक की बात हम अगर करते हैं और सीएम सिंध अगर करते हैं या सिंध गवर्नमेंट इस तरह की बात करती है तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई भी उन्होंने कोई इस तरह की ब्रीफिंग नहीं दी थी। एक जरूर कहा था, उन्होंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो फैक्ट्स एंड फिगर भी सही नहीं थे। सिंध की कम से कम 2500 से 2600 के करीब इनकी एमएमसीएफडी पैदावार है। लेकिन वो 2000 एमएमसीएफडी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं 2000 एमएमसीएफडी है, 1650 एमएमसीएफडी सिंध का शेयर है, एलोकेटेड है उनको। नहीं, एलोकेटेड नहीं है जी। एमएमसीएफडी हमारी गैस है, हमारी गैस सिंध से निकलती है, पहला हक हमारा है। और हमारे लोगों को कहा जा रहा है कि महंगी एलएनजी आप खरीदें। वो हम क्यों खरीदें? हमें सिंध को जो है कोटा है 950
से 1000 MMCFD सिंध का गैस मिलती है और सिंध की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1600 MMCFD है। और मतलब ये सिंध से पूछे बगैर सुई नदरन की सुई गैस लाइन में तकरीबन 450 से 500 MMCFD गैस डाइवर्ट कर रहे हैं बगैर सिंध के पूछे और बगैर सिंध को बताए। लेकिन जासिक साहब वो तो कहते हैं कि SSGC की इनकॉम्पिटेंस है, मिसमैनेजमेंट है और गवर्नेंस ठीक नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है। देखिए SS जो सुई सदरन गैस है वो भी इन्हीं की अंडर में आता है जी, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। अगर उसकी फेल्यूर है, नाकामी है, तो ये इनकी अपनी नाकामी है, अपना फेल्यूर है जो कि मतलब ये सिंध के लोगों पर और पाकिस्तान के लोगों पर कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ना इस वक्त तो मतलब पूरे मुल्क में गैस का बहरान उन्होंने पैदा कर दिया है। वक्त पे गैस नहीं खरीदना और अगर जब गैस खरीदने का LNG खरीदने का टाइम है तो ये फर्नेस ऑयल खरीदते हैं और जब फर्नेस ऑयल खरीदने की बारी होती है, सस्ता होता है तो खरीदने की बारी होती है तो ये फिर महंगी LNG खरीदते हैं। अभी भी अरबों रुपए का नुकसान उन्होंने इन 2 महीनों में किया है। जो क्या ये तासुर जो दिया जा रहा है कि LNG की सप्लाई होने के बावजूद उसको पूरे मुल्क तक उस तरह से नहीं पहुंचाया जा सकता था सिर्फ गैस पाइपलाइन की अदम मौजूदगी की वजह से, क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत ने ताउन नहीं किया वफाक के साथ? गैस पाइपलाइन हुकूमत ने आउट ऑफ द वे जाके किया। CM साहब ने स्पेशल मीटिंग रख के इनको परमिशन दी। एक तकरीबन को 250 किलोमीटर का लाइन थी, उसकी परमिशन दी गई, उसके चलान शुरू किए गए और एक 17 किलोमीटर का था, उसकी परमिशन दी गई। लेकिन अभी वो कहते हैं 1 साल में होना चाहिए था, ताखीर हो गई इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर। ये काम अभी तक परमिशन मिलने के बावजूद अभी तक वो काम पूरा नहीं कर सके। ये मतलब हमेशा हर इल्जाम उस पर सूबाई हुकूमत पे लगाते हैं जबकि इनका अपना मसले हैं, अपनी नाअहली है, खुद नहीं कर सकते। शेख साहब इख्तिसार से ये बता दीजिएगा सर कि अब ये प्रॉब्लम तो है और इसको सिंध के अवाम भी फेस कर रहे हैं। अब सिंध हुकूमत के पास अपने अवाम को देने के लिए क्या है? आप उन्हें कैसे मुतमईन करेंगे? क्या वो इसी बहरान से, इसी मुश्किल से 2-4 रहेंगे या अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऐसा सोल्यूशन है आपके पास अपने अवाम के लिए? देखिए जी, हमारे पास हमारी अपनी गैस है, हमारी गैस हमारे हवाले करें, हम खुद अपने लोगों का मसला हल करते हैं क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं बिजली और गैस के मामलात, वही देख रहे हैं। तो मतलब सिंध गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है, SNG सुई सदरन और सुई नदरन उनके पास है। तो मतलब ये उन्होंने करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं, नाअहली है, समझ में नहीं आ रहा, तो सूबाई हुकूमत को कम से कम इन्वॉल्व करें, हम उनको मशवरा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिंध से सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि शहर कायद के 90% वासियों का दिल उचाट क्यों हो गया है। शहर कायद के मसाइल का तस्करा होगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कराची में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फौरी तौर पर तलब किया गया, जिस पर वो अदालत उज़्मा के सामने पेश हुए, जिसके बाद उन्होंने मज़कूरा मामले पर रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने उन्हें 1 माह का वक्त दे दिया है। अदालत उज़्मा की कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में बेंच ने शहर में तजावुजात के खात्मे, किडनी हिल पार्क, रेलवे अराजी, KCR और दीगर मामलात पर तवील समाअत की। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी ओहदेदारान पेश हुए। समाअत के दौरान तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ है। हमने वज़ीर आला को हिदायत की थी कि अमल दरामद और निगरानी करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात मौजूद हैं। गैर कानूनी तामीरात करने वाले 90% लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं, अब किसको पकड़ेंगे? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले बड़े माफियाज हैं, एक प्लॉट कई लोगों को अलॉट हुआ है। रफाही प्लॉट्स पर भी तामीरात हुई है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। एक दिन ये शहर जमीन बोस हो जाएगा, 1,40,00,000 लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची के शहरी तो गांव में रहते हैं, सारा शहर गांव में तब्दील हो गया है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना पार्क है, मैदान है और ना ही कुछ और। जिस पर मुराद अली शाह ने कहा कि हम शजरकारी कर रहे हैं, सड़कों को वसअत दे रहे हैं, अहम शराहों पर काम किया गया है, कई मकामात पर काम जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुराद अली शाह से मुकालमा किया है कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ देख रहे हैं। वज़ीर आला साहब क्या तब्दील हुआ है? वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है, जिस पर अदालत ने यकीनन उनको मोहलत भी दे दी है।
अब ये मामला क्या रहेगा? तजावुजात का मामला है। गुज़श्ता 4 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिका मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता 4 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि कराची शहर को तजावुजात से पाक किया जाए। कराची वो शहर है जो गेटवे टू प्रोग्रेस है पाकिस्तान के लिए, जहां पर कसीरुल मंजिला इमारतें हैं, गिर जाती है, पता ही नहीं लगता। SBCA नामी एक अथॉरिटी तो मौजूद है, लेकिन है कहां पर ये कोई नहीं पता और कोई नहीं जानता है। कच्ची आबादियां यहां पर, तजावुजात की भरमार है। क्योंकि आपके पास कराची शहर का सबसे बड़ा इंतजामी ओहदा रहा है, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता कि तजावुजात माफिया से कराची जैसे शहर को पाक करना इतना मुश्किल क्यों है? देखें, KMC के फंक्शंस में एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट भी है और जिम्मेदारी KMC की है टू रिमूव इंक्रोचमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने KMC को भी बुलाया था और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी बुलाया था और कहा था कि कराची में जो ये तजावुजात बढ़ती जा रही हैं इनको रिमूव किया जाए। तो जब मुझसे सवाल किया गया था तो मैंने बड़ा क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी थी कि KMC ना तो मशीनरी है और ना वो रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं कि हम इंक्रोचमेंट रिमूव कर सकें। तो फिर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी लगाई थी कि KMC अलॉन्ग विद द सिंध गवर्नमेंट, वहाँ एडवोकेट जनरल मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मौजूद थे, सबके सामने जिम्मेदारी डाली थी KMC और सिंध गवर्नमेंट पे कि आप मिल के ये इंक्रोचमेंट रिमूव करें। तो हमने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सईद गनी साहब मेरे साथ थे, कि इंक्रोचमेंट रिमूव करने के बाद जब इनको सेटल करेंगे, इनको कंपनसेट करेंगे, ऑल्टरनेट देंगे, तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो लैंड निकाल के देगी। वहाँ हम इनके जो भी खोखे हैं, जो भी छोटी छोटी दुकानें हैं, वो वहाँ बना सकते हैं फिर से, और नालों से, फुटपाथों से, पार्क से ये इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी। तो हमने अपना काम शुरू कर दिया था। कराची से बहुत बड़ी जगहों पे से हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की, जिसकी लिस्ट पूरी मेरे पास है। नहीं, लेकिन वसीम अख्तर साहब, कराची सर्कुलर रेलवे एक बहुत अहम प्रोजेक्ट था, उसके गिर्द मौजूद तजावुजात तो हटाई नहीं जा सकी और उस तरह से सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हो सकी, ये सब जानते हैं। अगर हम इसी को टेस्ट केस लेकर चले तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वजह है कि यहां से आप तजावुजात नहीं हटा सके? ये जिम्मेदारी KMC को नहीं दी गई थी। KMC को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो नालों के ऊपर से, फुटपाथों पे से, पार्क्स में जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है वो रिमूव करने की थी। सर्कुलर रेलवे की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट की आई थी। तो जो KMC की जिम्मेदारी थी उसको मैं ओन करता हूं। यानी अदालत को इंटरवीन करना पड़ता है तो मशीनरी हरकत में आती है। उससे पहले क्या पॉलिटिकल विल नहीं है या फिर मामलात कोर्ट मरहूने मिन्नत क्यों है अदालत के? जितने भी मेरे टेन्योर में काम हुए हैं वो कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए हैं। मैं लिख लिख के थक गया सिंध गवर्नमेंट को कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें सपोर्ट करें, हमें हमारे जो ड्यू शेयर है, ऑक्ट्रॉय का हो, प्रॉपर्टी टैक्स का हो, BTS टावर्स का हो, वो शेयर हमें दिया जाए ताकि हम अपने ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें। जब हमारे पास फंड्स ही नहीं होंगे तो मैंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली कह दिया था, मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, ना मशीनरी है ना पैसे हैं कि मैं मशीनरी हायर कर सकूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लगाई थी और पाबंद किया था कि आप इनको सपोर्ट करें। तो थोड़े अरसे के लिए सिंध गवर्नमेंट जागी थी। उसके बाद फिर अब 4 महीने हो गए हैं मुझे मेयरशिप से हटे हुए, अब तो सारे महकमे चीफ मिनिस्टर के पास हैं। तो अब क्यों नहीं काम कर रहे ये लोग? जब तो मैं आड़े आ रहा था या मैं नहीं कर रहा था, जो आज चीफ मिनिस्टर में बड़ा आराम से कह दिया कि जो काम 4 साल से नहीं हो सका, 1 माह की मोहलत दी गई है कि 1 माह में रिपोर्ट पेश करें, क्या ये काम 1 माह में हो सकता है सर? अगर विल हो तो बिल्कुल हो सकता है। आज मसाजिद से ऐलानात भी माजी करीब में सुने हैं, आपको याद होगा जब नालों के गिर्द से तजावुजात हटानी थी, मसाजिद से ऐलानात हुए, हमने फर्स्ट टाइम ऐसा होते हुए भी देखा कितनी तेजी से नालों के गिर्द मौजूद जो तजावुजात थी उनको गिराया भी गया, मकानात को मिसमार भी किया गया। लेकिन कहीं ये तासुर मौजूद है क्योंकि वोट बैंक खराब होता है, वो भले MQM हो, भले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं सियासत आड़े आ जाती है और ये तजावुजात माफिया फिर से वहां आकर बस जाता है। ऐसा नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इन लेटर इन स्पिरिट इंप्लीमेंट किया। KMC को फाइनेंशियल लॉस हुआ, पॉलिटिकल लॉस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुआ। कराची के लोग हमारे वोटर्स हैं, हमने
फुटपाथों से दुकानें हटाई, हमने नालों के ऊपर से दुकानें हटाई, मगर हमने उनको कंपनसेट किया, फिर रेगुलर कोई सही जगह पे उनको अकोमोडेट किया, उनसे अब किराया ले रहे हैं। तो ये बात नहीं है, विल होनी चाहिए। इसमें हमने नुकसान भी उठाया, मगर कराची की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए ये एम्प्रेस मार्केट आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, एक महीने में क्या रोड मैप होना चाहिए वसीम अख्तर साहब? अब एक महीने बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन तो करना होगा, और वजीर आला सिंध अगर पेश होते हैं, रिपोर्ट शहर कराची तो सबका है, एमक्यूएम का भी है, सिंध हुकूमत का भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। रोड मैप क्या होना चाहिए? किस तरह से चलेंगे तो तजावुजात से छुटकारा नसीब हो जाएगा? देखिए, जब तक अगर तजावुजात हैं, मैंने बहुत इलाकों से ऑलरेडी कर चुका हूं मैं तजावुजात क्लियर। अगर आप दुकानें हटा रहे हैं, जिनको जो किराएदार थे केएमसी के, उनको हमने ऑल्टरनेट दिए हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे इम्प्लीमेंट करने जा रही है, घर मैं समझता हूं अगर गिरा भी रहे हैं तो गिराने से पहले ऑल्टरनेट जरूर दिए जाएं। जो भी इंक्रोचमेंट रिमूव कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ऑल्टरनेट जरूर दिया जाए और उसको कंपनसेट जरूर किया जाए। लेकिन सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना सर, देखिए कि बाई इलेक्शन सिंध गवर्नमेंट की ही बनती है, बाई इलेक्शन स्केड्यूल्ड हैं, फिर अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगी, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? वो भले सिंध हुकूमत हो या आप एमक्यूएम को ही पेश नजर रखकर सोचे, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, और अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट किस तरह एक्शन लेती है। अगर उसको इंप्लीमेंट, उसके ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने, तो जाहिर है वो इस पे एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।